बच्चों, आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम समझेंगे कि जो हमारे घर में अप्लायंसेस काम करते हैं उनमें करंट कैसे फ्लो होता है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो करंट प्रोड्यूस कैसे होता है। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं तो उस ब्रांच को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट में रहते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हमारी पहले वाली यूनिट थी उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एक जगह फिक्स रहते थे। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को समझ लेते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ वायर पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में जितना चार्ज फ्लो कर जाएगा उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट को, तो उस चार्ज को डिवाइड कर देंगे टाइम से, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और Q का फॉर्मूला हमें पता है NE होता है। इसके बाद इसकी SI यूनिट को देख लेते हैं। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। कुछ छोटी यूनिट्स भी होती हैं जैसे मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। इसके अलावा एक और छोटी यूनिट यूज होती है माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। अब इसके बाद हम ओम्स लॉ को समझते हैं। ओम्स लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में शुरू होगा। ये टॉपिक आपने पहले भी किया हुआ है 10th क्लास में, वहाँ भी इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं और छोटी क्लास में बताया जाता है। तो इसमें समझ लेते हैं क्या कहा गया है। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज, एक कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है उस कंडक्टर के अक्रॉस, उसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे, सपोज 5 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट लगा देंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम कर देंगे, 2 वोल्ट कर देंगे, तो करंट भी कम हो जाएगा। तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो हम कह सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना होगा जो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएगा। वो कांस्टेंट 1/R लिया जाएगा। जब इस R को हम करंट के साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू IR। इसी को ही हम पढ़ते हैं एज ओम्स लॉ। बट ओम्स लॉ की स्टार्टिंग होती है दैट करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, I इज प्रोपोर्शनल टू V। ये स्टार्टिंग है। और ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is the property due to which it opposes the flow of charges through it। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वायर के थ्रू उनमें एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड होता है, मतलब एक रुकावट उन्हें देखने को मिलती है। इसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स में अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। फिर और भी फैक्टर्स होते हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, वो अभी आगे देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। R इज इक्वल टू V/I और इसकी SI यूनिट हो जाएगी ओम। अब फैक्टर्स समझ लेते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा लेंथ। अगर एक वायर की लेंथ
ज़्यादा ली जाए, मतलब 2 मीटर की जगह 5 मीटर की वायर ली जाए, तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और अगर एक छोटी लेंथ की वायर ली जाए तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर हम छोटी वायर लेते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, करंट ज़्यादा अच्छा फ्लो होगा। सेकंड पॉइंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वायर का रेजिस्टेंस कम हो तो एरिया बड़ा करना पड़ेगा। इस वजह से जिन वायर्स में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होता है उनका एरिया भी ज़्यादा होता है। एरिया ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होने से करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो एरिया का भी बहुत ध्यान रखा जाता है अपनी करंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, द रेजिस्टेंस ऑफ अ नाइक्रोम वायर इज 60 टाइम्स दैट ऑफ कॉपर वायर। मतलब अगर आप एक नाइक्रोम वायर यूज़ कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस 60 टाइम्स होगा एज कंपेयर टू कॉपर वायर। इसी वजह से जहाँ पे हमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन होती है, वहाँ पे हम नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हीटिंग ज़्यादा होगी, तो वो हमारे लिए यूज़फुल होता है कुछ केसेस में, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है। बट अगर हम नॉर्मल कंडक्शन करवाना चाहते हैं तो उस केस में सिर्फ कॉपर वायर यूज़ की जाती है। वैसे तो बेस्ट वायर कंडक्शन के लिए सिल्वर होगी, उसकी कंडक्टिविटी सबसे बढ़िया होती है, बट काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। इस वजह से कॉपर को सिलेक्ट किया गया इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए। एल्यूमिनियम की वायर्स भी यूज़ की जाती हैं। तो इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। अब ये रो क्या चीज़ है? रो है एक्चुअल में रेजिस्टिविटी, या फिर इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, तो डिफरेंट मटेरियल्स में रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी। नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी 60 टाइम्स होगी कॉपर वायर के। इसके बाद हम समझते हैं करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी को। सबसे पहले है करंट डेंसिटी। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया। मतलब एक यूनिट एरिया से जो चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड का मतलब हो गया करंट। दैट मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसे कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको डिनोट करते हैं जे से। इसके बाद पढ़ते हैं कंडक्टेंस। द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द ईज, ईज का मतलब होता है आसानी, इज द ईज विद विच इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू इट। तो एक वायर में से जितनी आसानी से करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होंगे, तो वहाँ पे कंडक्टेंस हाई हो जाएगा। कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। इसका सिंबल होता है जी। जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, और एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स, या फिर सीमेंस भी इसको कहते हैं। एसआई यूनिट इसकी सीमेंस भी होती है। इसके बाद आता है कंडक्टिविटी।
इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। सिंपल, जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो गया कंडक्टेंस, ऐसे ही रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो गया कंडक्टिविटी। तो इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, और इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या फिर सीमेन मीटर इनवर्स। इसके बाद ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V और इलेक्ट्रिक फील्ड E किसी वायर में अगर लगा हो तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो आपने पहले पढ़ी हुई है। V इज इक्वल टू E इंटू एल। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर होता है। R की जगह हम पुट कर लेंगे रो एल अपॉन ए। तो एक रिलेशन तो V का आ गया E इंटू एल, एक रिलेशन आ गया I रो एल अपॉन ए। इन दो रिलेशन को इक्वेट कर देंगे, आमने सामने रख देंगे। तो ये बन गया ई एल इज इक्वल टू आई अपॉन ए रो एल। एल और एल कैंसिल हो जाएगा। आई अपॉन ए को हम जे के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू जे इंटू रो। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। E वेक्टर इज इक्वल टू रो इंटू जे वेक्टर, और क्योंकि रो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, इसलिए हम रेजिस्टिविटी की जगह 1/, कंडक्टिविटी भी रख सकते हैं। तो J इज इक्वल टू सिग्मा E, J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर बन जाएगा, वेयर रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, J इज इक्वल टू सिग्मा E फॉर्मूला डिराइव करना। कई बार ये बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है, इसको आप अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है करंट से, और फाइनली हम ओम्स लॉ को डिराइव भी करेंगे। आई होप ये आप सबको समझ आया होगा। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ओके बच्चों, टेक केयर।